सुप्रभात प्यारे बच्चों। आइए एक बार फिर से आत्मकथ्य जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित, उनके द्वारा रचित ये जो एक सुंदर काव्य गाथा है, जो आत्मकथात्मक अंश है। आत्मकथा तो हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि आत्मकथा काफ़ी व्यापक और विस्तृत होती है। आत्मकथ्य में एक कवि अपने जीवन की दो चार घटना का समावेश कर करके जो काफ़ी उसके जीवन में उसे प्रभावित कर गई, ऐसे कुछ दो चार अंशों का ही समावेश उसमें करता है। वह उसका रूप जो है काफ़ी सीमित होता है। तो इस आत्मकथात्मक अंश, आत्मकथ्य कविता के जो अवशिष्ट अंश है, उस अंश में अब आपको ले चलता हूँ। इससे पूर्व दो अंशों की व्याख्या मेरे द्वारा करने का एक प्रयास किया गया। यद्यपि यह एक बहुत ही विशद और व्यापक, बहुत ही गंभीर विषय है, इस विषय का तक न्याय कर पाना मुझ जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रयास मात्र है, आप इसे समझें। तो प्रसाद जी का जो आत्मकथ्य कविता है, इसके अवशिष्ट अंश की ओर आपको एक बार ले चलते हैं। तो देखिएगा, समझिएगा कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरे इस कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। प्यारे बच्चों, बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की रचना। आइए इसके भाव की ओर, इसके तात्पर्यार्थ की ओर चलने का एक प्रयास, उसको समझने का एक प्रयास आप करें। तो देखिए क्या कवि आगे बताता है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जिसके अरुण कपोलों की, देखिए अरुण लालिमा से युक्त कपोल जो, देखिए कवि यहाँ पर अपनी प्रेयसी को, अपनी प्रेमिका को याद करते हुए एक बार फिर अतीत के ओर जाता है। और अतीत के जो वो सुखमय दिन थे जब प्रेयसी के साथ प्रेमालाप होता था, उसके साथ सुखमय जीवन या सुखमय जो चर्चा परिचर्चा होती थी, काफ़ी आनंद के जिंदो यापित किया करता था कवि। उन सबको अपने मानस पटल पर ला कर करके कवि ये बताना चाहता है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कवि की प्रेयसी की जो गालों की लालिमा थी वह अप्रतिम थी। अरुण कपोल, कपोल गंडस्थल या गाल को कहते हैं। तो सुंदर सुंदर कैसे गाल, अरुण, अरुण कहते हैं लाल वर्ण को। तो रक्तिमा जो थी, अरुणिमा जो थी कवि के प्रेयसी की, उसकी प्रेमिका के गालों की, उसकी सुंदर सुंदर मधुर छाया में, उसकी मधुर सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी उषा जो रागपूर्ण है, प्रेम पूर्ण जो उषा काल है, जो भोर का समय होता है, वह भोर का समय भी लालिमा से युक्त होता है। आप देखते हैं सुबह प्रातःकालीन सूर्य जब उदयांचल पर रहता है, उदयाचल को आरूढ़ होता है, तो वहां पर उसकी जो कीर्ति है, उसकी जो छवि आप देखे होंगे तो निश्चित रूप से लालिमा युक्त होती है, रक्तिमा युक्त होती है। उसका जो अरुणिम प्रकाश चारों तरफ प्रसृत होता है, वो सबको हमने प्रत्यक्ष किया है। तो उसकी वो अनुरागिनी उषा लेती थी, अनुराग से पूर्ण, प्रेम से पूर्ण उषा काल, भोर काल क्या लेती थी, निज सुहाग मधुमाया में अपना सुहागन रूप मानो उसके गालों पर प्रतिबिंबित होकर करके देखती थी। निज सुहाग मधुमाया में सुंदर सुंदर, अब देखिए जैसे कोई सुहागन स्त्री अपने मस्तक पर जिस तरह से सिंदूर लगा कर करके दर्पण में उसे देख कर करके प्रसन्न चित्त होती है, अपने सुहागन रूप को देखती है, वैसे ही कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि प्रातःकालीन भोर से कहीं ज्यादा
प्रातःकालिक जो भोर का समय, सूर्य के उदय होने का जो समय है, उससे कहीं ज्यादा लालिमा से युक्त कवि की प्रेयसी के गंडस्थल थे, उसके कपोल स्थल थे, उसके लाल गाल थे, और उसके लाल गानों में प्रतिबिंबित होकर करके भोर अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझती थी कि यार मैंने कवि की प्रेमिका के जो लाल गाल हैं उनसे ही लालिमा प्राप्त की हो। ये एक तरह से काल्पनिक है और थोड़ा सा अतिशयोक्ति अलंकार से युक्त इस काव्य पंक्तियों को आप समझ सकते हैं। तो यह कवि कहता है कि अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। आज उसी प्रेयसी की, उसी प्रेमिका की स्मृतियां, उसकी जो यादें हैं, वही मुझ जीवन में थके हुए पथिक की, पथिक राही को कहते हैं पथ पर चलने वाला जो यात्री होता है, ये जो जीवन पथ पर अग्रसर होने की जो एक कदम मेरे बढ़ रहे हैं, कवि कहता है। तो जीवन पथ पर जो मैं आज अग्रसर हूं, और मेरे इस पथिक की, मेरे इस राही की, मेरे इस यात्री की प्रेयसी की यादें ही वास्तव में मेरे लिए संबल बनी है, यही मेरे लिए पाथेय बनी है। पाथेय को थोड़ा समझिएगा। पाथेय वाकई में जब आप किसी बहुत लंबी यात्रा पर चलते हैं तो जीवन में उस लंबी यात्रा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो रास्ते भर में आपकी जो एक थकान होती है, उस थकान को दूर करने के लिए कि आप अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, आप अपने पास कुछ न कुछ भोज्य पदार्थ या फिर आनंद की वस्तुएं, कुछ भी ऐसी चीजें रखते हैं जिससे आप थोड़ा विश्राम कर करके उसका सेवन कर करके उसका रसास्वादन कर करके अपनी थकान मिटा करके फिर से आप एक बार अपनी यात्रा की ओर अग्रसर होते हैं और जीवन में अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यही है पाथेय। तो मेरी जीवन में आज जो मैं आगे बढ़ रहा हूं, यह उसी की यादें हैं जिसके कारण मैं आज उसी की यादों के ही पाथेय को प्राप्त करके, उसकी यादों के ही इस रास्ते के भोजन को या रास्ते के भोज्य पदार्थ को या आनंद की उस वस्तु को, जिससे मेरी सारी थकान जीवन यात्रा की खत्म हो जाती है और फिर से एक नई ऊर्जा, एक नया संबल, एक नया सहारा, एक नया जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ। किससे मिलता है ये उत्साह, ये जोश? प्रियतमा के यादों से, जो सुखमय दिन उसके साथ बिताए हैं, उन्हीं की यादों का सहारा कवि के जीवन में उसकी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारक है, एक बहुत बड़ा सहायक का कार्य कर रहा है। तो उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की, मुझ थके हुए, जो मैं जीवन यात्रा से थक चुका हूं, टूट चुका हूं, जहां अनुपलब्धियां ही अनुपलब्धियां हैं, वहां व्यक्ति का टूटना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी अगर आज जीवन में अग्रसर हो रहा हूं तो उसकी सुंदर सुखमय दिनों की जो यादें मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, वही मेरे जीवन के आगे बढ़ने का सहारा है। उसी से मैं आगे बढ़ रहा हूं। और इसके बाद भी मैं मेरे जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरे इस कंथा की, मेरा जीवन तो एक कंथे के समान है। जैसे गांव देहात में व्यक्ति एक कंथा पहन लेता है जो फटे पुराने कपड़ों से मिश्रित कर करके एक शरीर का नख सिर कहिए आप, एक ऐसा जो वस्त्र का निर्माण होता है जिसको उधेड़ करके आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, फटे पुराने वस्त्र ही मिलेंगे। कभी अपने जीवन को भी कुछ ऐसे ही मानता है, कहता है कि मेरे जीवन में गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा, जीवन को उधेड़ कर, इस जीवन में अंदर आपको कुछ भी इसको उधेड़ कर, इसकी सिलाई को उधेड़ करके कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो जीवन में अनुपलब्धियां हैं, असफलताएं हैं, उनको प्राप्त करके आप करेंगे भी क्या। इसलिए मैं आत्मकथा लिखने से स्वयं कभी बच रहा है और बचना चाहता है। फिर अपने समर्थकों से कहता है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। मेरा जीवन बहुत अल्पकालिक है, बहुत छोटा जीवन रहा है, लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े जीवन संघर्षों को, बहुत बड़े बड़े अभावों को देख लिया, बहुत बड़े संघर्षों को, बहुत बड़े चुनौतियों को मैंने स्वीकार कर लिया, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं मेरे जीवन में घटित हो चुकी हैं। तो छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं कैसे कहूं। और क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन हूं? क्या मेरे जीवन में मेरी कथा सुनकर के आप इससे प्रेरित भी नहीं हो पाओगे? इससे क्या प्राप्त कर लोगे आखिर? तो क्या यह अच्छा नहीं? इससे बेहतर तो यह है कि मैं आपने अपनी आत्मकथा न लिखूं और औरों की आत्मकथा या औरों की बातें, औरों की जीवन की उपलब्धियों को सुन करके अपने जीवन को और अग्रसर करूं, और भी इसको उज्जमय बनाऊं, दीप्तिमय बनाऊं, कांतिमय बनाऊं। तो इसलिए मैं औरों की व्यथा कथा को सुन करके खुद चुप रहूं, शायद इसी में मेरी भलाई है ना। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन हूं, सुनकर तुम भला करोगी मेरी आत्मकथा। वाकई में मेरी भोली आत्मकथा है, मेरे जीवन में सीधी सादी सरल आत्मकथा है। यहाँ कुछ भी दोहरापन नहीं, कुछ भी दिखावटीपन नहीं। यहाँ जो है एक कोरे पृष्ठ के समान साफ स्पष्ट है, खुली किताब मेरा जीवन है। भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा सुनकर तुम भला करोगे भी क्या, क्योंकि यहाँ कुछ भी
प्रेरणादायक नहीं है, कुछ भी ऐसा प्रेरक नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आप सीख ले सकें। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली भाली आत्मकथा, और अभी समय भी नहीं है, थकी सही है मेरी मौन व्यथा। कभी अंत में कहता है अभी समय भी नहीं है, क्योंकि अभी जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कवि को करना है। कभी दो कारणों से ये कहना चाह रहा है कि देखिए अभी समय नहीं। कभी कहता है कि अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी जो मौन पीड़ा है, मेरी जो मौन व्यथा है, वेदना है, वो चुपचाप सुप्तावस्था में है, उसे सोए रहने दो। यदि उसको जागृत करने का, उसको कुरेदने का आप कार्य करोगे, फिर से मेरा जीवन हतोत्साहित होगा, निराशा के आंचल में घिर जाएगा, जिससे मुझे बहुत पीड़ा होगी और फिर मैं बहुत टूट सा जाऊंगा। बहुत मुश्किल से मैंने अपने जीवन को संभाला है, इसलिए मेरी जो मौन व्यथा है उसे शांत रहने दो। कभी दो कारणों से भी, दूसरा कारण ये भी हो सकता है, कभी ये मानता है कि अभी जीवन में बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त करनी अवशेष हैं, उनको प्राप्त कर लेगा तब अपनी आत्मकथा शायद लिखेगा, इसलिए भी वह यह कहता है कि अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और दूसरे कारण यह भी कह सकता है कि कभी अभी ऐसी अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाया है कि जिसके कारण वह अभी, देखिए अभी तो युवा अवस्था है, अंतिम पड़ाव जहां सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, जहां कुछ करने के लिए शेष नहीं रहता है, तब व्यक्ति अपने जीवन में अपने अनुभवों के आधार कर करके अपनी आत्मकथा लिखता है। और यहाँ इतना ही कवि अपनी बातें कहते हुए कहता है कि बस आत्मकथा मैं न लिखूं तभी बेहतर है। धन्यवाद।